हाँ जी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयर विद अमन के साथ। आज हम देखेंगे इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर कई सारी चीज़ को हम देखेंगे कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं, इलास्टिक बॉडी क्या है और इलास्टिसिटी किसको कहते हैं। मतलब हम इन डेप्थ इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जितना टॉपिक्स हैं ये इस लेक्चर्स के अंदर कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप चिंता न करिए, नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और देखिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप देन उसके बाद नोट्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलास्टिक बॉडी। देखिए, इलास्टिक बॉडी क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इलास्टिक बॉडी क्या होती है। एक ऐसी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है आफ्टर जब हम उसके अंदर रिमूव कर देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हमारे पास इलास्टिक बॉडी। देखिए, सपोज करिए जब हम लोग इलास्टिक को खींचते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मैंने इलास्टिक को स्ट्रेच करा तो पहले क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेच हो जाएगी। देखिए, पहले तो क्या हो जाएगी, हमारे पास वो स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है ना, देन उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या आएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। तो ये कहलाते हैं हमारे पास आपकी इलास्टिक बॉडी। चलें एक बार डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। देखा हुआ है, आ बॉडी डेट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूव ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। मतलब एक ऐसी बॉडी जो रिटर्न करती है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर, कब, जब मैं उसके अंदर रिमूव कर देता हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स को। ये कहलाती है हमारे पास इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। ठीक है ना, ये देखिए ये क्या डिफाइन करती है, ये बताती है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग डिफॉर्म। मतलब ये वो मटेरियल है, मतलब ये वो मटेरियल होता है, मतलब जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाए, किसके बाद, डिफॉर्म के बाद। लाइक जैसे हमारे पास जो एग्जांपल लिया है हमारे पास स्प्रिंग का। ठीक है ना, देखिए जो आपको KWS लिख रहा है, देखिए इसका मतलब ये है कि नोट्स कॉपीराइट ना हो जाए, इस वजह से लिखा है नॉलेज शेयर विद अमन। ठीक है ना, तो जहाँ भी आप ये आए तो सिर्फ इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। देखिए, प्लास्टिक बॉडी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ बॉडी डज नॉट regain its original shape and size even after removal of deforming force is called plastic body। मतलब एक ऐसी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आती, आप कब, जब मैं उसके अंदर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देता हूँ, तो इसको बोला जाता है हमारे पास प्लास्टिक बॉडी। लाइक आपकी जो पुट्टीज हो गई या मड हो गया। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी की। देखिए, प्लास्टिसिटी क्या होती है। The property of body is virtue of which does not regain its original shape and size even after the removal of deforming force is said to be plasticity। देखिए, इसको क्या बोला था हमारे पास, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, लाइक देखिए जो हम च्युइंगम खाते हैं, देखिए हम जैसे हम च्युइंगम खाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो च्युइंगम होती है जब आप एक बार उसको खा लेते हो तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती। तो ये कौन सी बॉडी है, ये हमारे पास आपकी प्लास्टिसिटी के अंदर आती है। ठीक है ना,
देखिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए स्ट्रेस इन फिजिक्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया विच कैन विच कैन चेंज इट्स शेप और साइज। मतलब देखिए स्ट्रेस फिजिक्स के अंदर डिफाइन किया गया है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया के साथ, ठीक है ना, जो चेंज करता है उसकी शेप एंड साइज को, इसको बोला जाता है स्ट्रेस बोला जाता है। अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेस क्या क्या है? देखिए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना उसने एरिया लिया है, देन रिस्टोरिंग फोर्स, ये कहलाता है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल्स होती है। सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर। देन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है इसका? एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, ठीक है। अब देखेंगे कि कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। देखिए बात तो करते हैं सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या डिफाइन करता है? देखिए व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए जब आप फोर्स अप्लाई करते हो परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर, तो इस कंडीशन में अकर होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस की। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है देखते हैं। डेट अकर व्हेन आ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड, जब आप मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, इट्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेस को हम दोबारा देखते हैं। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस सिंपली ये है, जब आप इसके अंदर इस मटेरियल के अंदर आप उसको स्ट्रेच करते हो, किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो इस कंडीशन के अंदर इसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है। देखिए क्या इंक्रीमेंट हो जाती है इस कंडीशन के अंदर? सिंपली आपकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है। सपोज करिए ये वायर है, ठीक है ना, जब मैं इसको दोनों एंड से खींचूंगा, इस वाले एंड से और इस वाले एंड से, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इसकी क्या होगी? लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? आपका ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है टेंसाइल स्ट्रेस का? फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है ना। देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले समझा दिया है, अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं और क्लियर कट। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक छोटा सा सर्कुलर रोड है, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, ये इसकी ये ओरिजिनल शेप है। जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ दोनों एंड से, तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब लेंथ के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इज नोन एज क्या कहलाता है आपका? ये टेंसाइल स्ट्रेस ऑन अ सर्कुलर रोड कहलाता है। अब हम बात करेंगे आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस की। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या कहलाता है? देखिए लिखा है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड एट द एंड ऑफ द रोड टू डिक्रीज इट्स लेंथ। देखिए बोला गया है कि जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं इसके दो सिरों पर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो लेंथ है वो डिक्रीमेंट हो जाती है। देखिए आप सबको यहाँ क्लियर एंड कट भी दिख रहा होगा। देखिए ये हमारे पास कौन सा वाला पाइप है? ये हमारे पास ये ओरिजिनल पाइप है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इसके अंदर फोर्स लगाता हूँ एक इधर से भी, देन एक इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो इसका साइज है वो डिक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को बोला गया है कंप्रेसिव, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब आप किसी भी चीज को आप दोनों तरफ से दबाते हो तो क्या होता है, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारे पास कंप्रेस कहलाता है, ठीक है। अब द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ रोड इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लगती है, रोड पे लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है। देखिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि देखिए ये हमारे पास पहले कितनी थी, ये एल थी, लेकिन जब मैंने इसको कंप्रेस करा तो क्या हो गया, एल माइनस का डेल एल हो गया।
मतलब क्या हो गया, उसमें जो लेंथ है उसमें क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गई। ठीक है ना। अब एक यहाँ एक नोट्स भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए बेहतरीन सा, देखो है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज टर्म एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखिए जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस है, जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसको हम और क्या बोलते हैं, एज टर्म एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोला जाता है। ठीक है। देखिए नोट्स की चिंता मत करिएगा आप लोग, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल्स और शेयरिंग स्ट्रेस की। ठीक है। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, देखिए when a deforming force act tangentially to the surface of the body, it produces a change in the shape of the body without any change in the volume। देखिए बोला गया है कि भाई इस बॉडी के अंदर चेंज आता है, लेकिन किस चीज को छोड़कर, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, उसके वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो ये क्या लेता है हमारे पास, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस बोलता हूँ। देखिए जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाते हैं किसके अकॉर्डिंग, टेंजेंशियली टू द सरफेस, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी चेंज होती है हमारे पास, शेप चेंज होती है उस बॉडी की, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जो पहले वॉल्यूम है वही रहेगा, लेकिन क्या होती है हमारे पास, शेप चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अब ये इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, चिंता ना करें। देखिए द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस को किस तरह से डिफाइन करा है, अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है फोर्स बाय एरिया। ठीक है। देखिए अभी हम बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की। सर देखिए ये हमारे पास आपका एक क्यूब है। ठीक है ना। अब क्यूब है तो क्या करा है हमने, इसके अंदर फोर्स लगाई है। जैसे मैंने इसको ऊपर वाले सरफेस से फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा ये क्या, आगे की तरफ मूव हो गया है। तो इसी को चीज को कहते हैं हमारे पास, ये कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड की हमारे पास हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। देखिए हम देखेंगे हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस क्या होता है। देखिए इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, देखिए देन सभी साइड पे, इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं अभी समझाएंगे। देन द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस। मतलब बोला गया है कि भाई आपकी एक बॉडी यूनिफॉर्मली उस पर फोर्स लग रही है सभी साइड से, तो इस कंडीशन में क्या है, वो बल्क स्ट्रेस है। चलें इसको डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। देखिए एक चीज और देख लेते हैं अभी, देयर इज चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बट नॉट चेंज इन ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें बोला गया है चेंज किस में होगा, आपके वॉल्यूम में चेंज होगा, लेकिन इसकी शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है हमारे पास बल्क स्ट्रेस बोला जाता है। बल्क स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स बाय एरिया है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये आपकी एक ओरिजिनल बॉडी है। ये कैसी बॉडी है, ये हमारे पास आपकी एक ओरिजिनल बॉडी है। इसका साइज काफी बड़ा है कंपेयर टू इसके, लेकिन जब मैंने इसके अंदर चारों तरफ से फोर्स लगाई है तो क्या हो गया है, ये थोड़ा छोटा हो गया किसके कंपेयर में, इस ओरिजिनल वाले कंपेयर में। तो इसको बोला जाता है हमारे पास आपका बल्क स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होता है, हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए इट डिस्क्राइब हाउ मच एन ऑब्जेक्ट चेंज इन शेप और साइज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। मतलब सिंपल कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले कितना था, जब उस पर फोर्स अप्लाई हुई है तो उसके बाद उसकी में कितना चेंज आया है, इज नोन एज स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है ना। शेप और साइज के अंदर भाई पहले कितना था, जब मैंने उसके अंदर फोर्स को अप्लाई करा है, देन उसके बाद फिर वो कितना हो गया, इज नोन एज स्ट्रेन कहलाता है। देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला सिंपल ये है, भाई मेरी ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, ठीक है ना, और क्या होता है, चेंज इन डायमेंशंस, भाई मेरे डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब भाई पहले मेरी पहले कितनी लेंथ थी, उसके बाद कितना चेंज आया, इज नोन एज स्ट्रेन कहलाता है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाता है।
क्या कहलाता है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए बोला गया है इसमें जो चेंज आया है मेरे लेंथ के अंदर वो किसके अकॉर्डिंग आया है, पर यूनिट एरिया लेंथ, मतलब पर यूनिट के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है ना। व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो बॉडी डिफॉर्म हो रही है हमारे पास इसके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन करते हैं कि भाई हमारी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, देन डिवाइड बाय हमारे पास कितना हमारे पास लेंथ के अंदर चेंज आया है, इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए हमारे पास एल ओरिजिनल लेंथ है, डिवाइड बाय डेल एल रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारे पास कितना चेंज आया है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। देखिए आपके लिए डिटेल में है तो आपका काम है इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड तक उसको तेजी के साथ फैलाना। देखिए अब हम बात करेंगे आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, देखिए इस वीडियो का टारगेट सिर्फ कितना है, आप 200 कमेंट्स कर दें, ठीक है ना। देखते हैं ये कितने दिनों में कब तक ये हो पाता है। देखिए इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए वॉल्यूमेट्रिक को देखेंगे कि भाई कितना चेंज हुआ है, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास कितना वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। व्हेन द बॉडी इज एक्शन बाय द ओरिजिनल फोर्स, ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल वाले के साथ उसमें कितना चेंज आया है। तो इसको देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है और हमारे पास उस वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने यहाँ से रिप्रेजेंट करा है वी के साथ, जो चेंज आया है हमने वो रिप्रेजेंट करा है डेल वी के साथ। अब हम बात करेंगे आपके पास शेयर स्ट्रेन की। देखिए शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। मतलब भाई जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो प्रोड्यूस करती है इसकी शेप के अंदर चेंज, ठीक है ना। जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ शेयर स्ट्रेन के अंदर तो क्या हो रहा है वो इसकी शेप को चेंज कर रहा है, तो इसी चीज को बोला जाता है आपके पास शेयर स्ट्रेन बोला जाता है। देखिए यहाँ आपको डायग्राम भी साफ साफ दिख रहा है, क्लियर एंड कट दिख रहा है। देखिए ये हमारे पास आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। मैं क्यूब भी मान लेता हूँ, इस टाइप का बॉक्स है। ये आपके घर पे कोई फ्रिज वगैरह का जब नया बॉक्स आता है तो क्या करते हैं उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये नीचे वाली साइड से मैं इसको कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, मान लेता हूँ ये नीचे वाली साइड से फिक्स है। देखिए जैसे आप इसको अपर साइड से उसको थोड़ा सा टच करोगे, मतलब आगे साइड ढकेलोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही होता है नहीं होता, कमेंट से बताएं, आप लोगों ने ट्राई करा है नहीं करा। तो देखिए ये क्या होगा, थोड़ा सा ये आगे की तरफ ये मूव करने लगेगा। तो इसी चीज को बोला जाता है हमारे पास आपका शेयर स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए जो ये थीटा है ये क्या है हमारे पास एंगल ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टेन थीटा। देखिए जो इसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, ये आपका सिर्फ आपको लिखना है टेन थीटा। हाँ किस तरह से लिखेंगे भाई, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास, जो चेंज इन लेंथ है इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। देखिए एक चीज अच्छी बात यह है ना इसकी कोई यूनिट होती है ना इसका कोई डायमेंशन होता है। देखिए हम बात करता हूँ आपके पास हुक्स लॉ की। देखिए हम किसकी बात करेंगे आपके पास, अब हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ किस चीज को डिफाइन करता है, चलिए देखते हैं। व्हेन स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर is directly proportional to the load applied within defined limit of the elasticity। ठीक है, इस देखिए इसमें सिंपली बोला गया है, ये डिफाइन करता है या स्टेट्स देता है कि भाई कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वायर के अंदर,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना लोड अप्लाइड हो रहा है विद इन द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है ना। सपोज करिए हमारे पास एक वायर है, उसकी क्षमता कुछ किलो की है, मैं किलो के बारे में बात कर लेता हूँ या वाट वगैरह में। तो देखिए इसमें क्या है कि भाई सपोज करिए उसकी जो कैपेसिटी है वो 200 वाट्स है। ठीक है ना। आप लेकिन उस पर अप्लाई कर रहे हो कितना 250 वाट, तो क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन उसको किस में रखना है आपको, इसीलिए बोला गया है विद इन इलास्टिसिटी, मतलब उसको आपको इलास्टिसिटी में रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो जल जाए या बेकार हो जाए। ठीक है ना। ये गलत है हमारे पास आपका हुक्स लो। चलो देख सकते हैं सिंपली, देखिए यहाँ से भी साफ साफ पता चल रहा है जो हमारे पास एक्सटर्नल एक्सटेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमने कितना लोड अप्लाइड करा है। ठीक है ना, इज नोन एज हुक्स लो। चले देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इन दी बॉडी, मतलब वो चीज बताई गई है वही है। ठीक है ना। इलास्टिक लेकिन है किसके अंदर बच्चों, इलास्टिक लिमिट्स के अंदर है। देखिए बोला गया है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली स्ट्रेन के है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटेंशन इक्वल टू स्ट्रेन। ठीक है ना। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है। तो यहाँ से मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन लिख सकता हूँ, इज नोन एज ये देखिए जो आपका ई है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, उसको बोला था हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया है। ठीक है। देखिए अब इसको बहुत इस तरह से देखना है इस वाले कर्व को, मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। देखिए देखिए ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स और वाई। देखिए एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स में हमने ले रखा है इसका स्ट्रेन ले रखा है और वाई वाले डायरेक्शन में हमने इसको स्ट्रेस कंसीडर कर रखा है। अब ये बताता है कि किसकी कितनी लिमिट्स है। ठीक है ना। सपोज करिए इलास्टिसिटी है तो कहाँ तक जाएगी और ब्रेक किस पॉइंट पे होगा और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ये सब चीज को डिफाइन करेगा। ठीक है ना। चले देख लेते हैं। देखिए जो आपका जीरो से लेकर यहाँ तक है ये इसकी क्या बच्चों, ये इसकी इलास्टिक लिमिट्स है। थोड़ा सा कम करते हैं उसको हल्का सा यहाँ तक। देखिए ये क्या हमारे पास है इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट मैं बोलूंगा इसको। ठीक है ना। ये क्या है इसका बच्चों, ये इसका इलास्टिक बिहेवियर है। ये क्या है बच्चों, देखो इसका इलास्टिक बिहेवियर है। ये क्या हमारे पास ये इसका इलास्टिक बिहेवियर है। हम बात करेंगे इसके प्रोपोर्शनल लिमिट की। ठीक है ना। ये इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट्स है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास जो बी पॉइंट्स पे जा रहा है मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, इससे देख लेते हैं। देखिए जो ये यहाँ से यहाँ तक का है तो ये क्या है इसकी, ये इलास्टिक लिमिट, ये मैं बोल लूँ इसकी यील्ड पॉइंट। ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है इलास्टिक लिमिट के, बस बी पॉइंट तक जा सकता है। यदि इससे ज्यादा आगे निकलेगा, यदि इससे ज्यादा आगे निकलता है, इस पॉइंट से आगे निकलता है तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अगर सी तक चले जाता है तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्म, मतलब ये टूट जाएगा। जब आप इसको एक वायर को उससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेच करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। और ये लास्ट कहलाता है हमारे पास आपका ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, कहलाता है हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई मैंने एक लोड ले रखा है, एक मैंने एंगल ले रखा है, देन वहाँ एक मैंने वायर लटका रखा है, देन उस पर कुछ लोड अप्लाई कर रखा है। देखिए इस डायग्राम को इसकी हेल्प से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। जैसे देखिए मैं इतना लोड बढ़ाऊंगा, सपोज करिए मेरा 5 kg लग दिया, यहाँ 5 kg लग दिया, मैं मान लेता हूँ 5 kg है। इसकी लिमिट्स कितनी है हमारे पास, ये 10 kg की है। कितनी है हमारे पास इसकी लिमिट, 10 kg की है। देखिए ये अब तो यहाँ तक जाएगा, देखिए ये 9 kg तक कवर कर लेगा। ठीक है ना। जैसे आप इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे, आपने 11 भी कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा इस लिमिट से बाहर हो जाएगा, मतलब लास्ट लिमिट से वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो टूट जाएगा, मतलब थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन में हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, वो अगर जैसे आप लोड इंक्रीमेंट करते जाओगे, ठीक है ना, ठीक है, वो प्लास्टिक का डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, प्लास्टिक का डिफॉर्मेशन होगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, जैसे आप इसको इंक्रीमेंट कर दोगे ना, और तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये इस टाइम पर सपोज कर आपने यहाँ 15 कर दिया, मैं मान लेता हूँ अपने यहाँ 15 कर दिया, तो 15 पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये टूट जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंस है हमारे पास स्ट्रेस कर्व की। ठीक है ना।
चला के चलते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि आपका डक्टाइल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है ना। देखिए ये वो मटेरियल होता है जिसके अंदर लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है, उसको बोला था हमारे पास डक्टाइल मटेरियल। एक बार देखते हैं, द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशंस आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी लार्ज लिमिट्स है प्लास्टिक्स की, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल। आप चले पता है कि अब ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, द मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन, मतलब इसकी काफी स्मॉल रेंज होती है प्लास्टिक की, उसको बोलता है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल। देखिए जो हमारे पास जो चौक होती है वो भी किसका एग्जांपल है, ब्रिटल मटेरियल इसका है। ये कांच हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, ये कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। देखिए हम बात करेंगे हमारे पास मेलेबिलिटी की, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, देखिए एक बार पहले पढ़ते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट्स अलाउ टू बी हैमर रोल्ड और प्रेस इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मतलब एक ऐसा मटेरियल, भाई मैं उसको प्रेस भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, देन मैं उसको हथौड़े, मतलब हथौड़े टाइप का भी मार रहा हूँ। देखिए आपने जैसे गोल्ड देखा है, गोल्ड, गोल्ड पेपर, गोल्ड का जो सिल्वर या सिल्वर फॉयल बोलते हैं जिसको, तो क्या होता है हम उसको कंप्रेस भी करते हैं, उसको हैमर से भी पीटते हैं। मतलब हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करने का पर्पस होता है कि उसको एक थिन शेड में लाऊं, जिससे कि ये प्रॉपर्टी किसमें कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाता है हमारे पास मेबिलिटी के अंदर। मैं उसको प्रेस भी कर रहा हूँ लेकिन वो टूटे भी नहीं, ये ऐसे प्रॉपर्टी किसमें कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारे पास आपकी मेलेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। देखिए आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं, देखिए हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, हम इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मुझे बताना है, देखिए मुझे इस पॉइंट तक नहीं लेके जाना कि भाई वो यहाँ से टूट जाए, मुझे इतना रखना है कि वो थीन हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को लेता है हमारे पास, ये हो लेती है मेबिलिटी। जैसे एग्जांपल हो गए गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर्स, ठीक है, हम सब करते हैं, हम छोटी छोटी बहुत थिन शीट बनाते हैं। आपने जो काजू की कतलियां होती हैं, जो काजू की कतलियां होती हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताइए, हम उसके अंदर फॉइल पेपर लगाते हैं, कौन सा, सिल्वर फॉइल पेपर। ये सबको पता है ना, हाँ सबके मुंह में पानी आ गया, चलो बेहतरीन। चलो लिख दें काजू की कतली इन कमेंट्स। देखिए हमने पढ़ते पढ़ते काजू की कतली पे भी पहुंच गए हम लोग। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इलास्टोमर्स। देखिए इलास्टोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हाँ, द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिसिटी स्ट्रेस टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इस आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसकी लार्ज वैल्यू होती है स्ट्रेन की, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला था हमारे पास, इलास्टोमर्स बोला जाता है। मतलब वो मटेरियल जिसकी इलास्टिसिटी, मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है ना, लार्ज वैल्यू है इसकी, तो ऐसी चीज़ को बोला था हमारे पास इलास्टोमर्स। देखिए इसका हमारे पास ये ग्राफ ये स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में। देखिए हम बात करेंगे इलास्टिक मॉड्यूल्स की, ठीक है ना। इलास्टिक मॉड्यूल्स क्या है, the modulus of elasticity or coefficient of elasticity of a body is defined as the ratio of stress to the corresponding strain within the elastic limit। देखिए इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, ये रेशो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेन का, ठीक है ना, इसको बोला था हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस बोला जाता है। देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पास्कल। डायमेंशन क्या होती है, एम एल माइनस टी माइनस का टू, ये कहलाती है हमारी इसकी डायमेंशन कहलाती है। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द नेचर्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। देखिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, मतलब उस बॉडी का नेचर क्या है, मतलब किस तरह की बॉडी है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, देखते हैं एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा कहलाता है, यंग मॉडल्स कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, सबसे पहले कहलाता है यंग मॉडल्स। अब यंग मॉडल्स किस तरह के लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं वो देखते हैं।
देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी हमने गलत बोला यहाँ, देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ इज नोन एज यंग मॉडुलस। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, यंग मॉडुलस ऑफ द वायर कहलाता है। देखिए यंग मॉडुलस किसके लिए यूज होता है, ये हमारे पास वायर के लिए यूज होता है। किसके लिए, वायर के लिए। नीचे कमेंट्स में लिखते हैं किसके यूज हो रहा है, वायर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो भाई हम यहाँ यूज करते हैं यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से सिंबल से। किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए इस वाले सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, देखिए अब हमने क्या करा है, देखिए हमने माना है कि कंसिडर वायर रेडियस आर लेंथ एल। हमने एक रेडियस, एक वायर को ले रखा है जिसकी रेडियस आर है। देन हमने जो एक लेंथ, उसके अंदर लेंथ भी होती है, तो लेंथ हमने क्या मान रखी है, वो एल मान रखी है। ठीक है ना, लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द वायर अलोंग इट्स लेंथ। मतलब हमने उसके अलोंग, हमने वायर के फोर्स अप्लाई करी है, किसके अलोंग, वायर के अलोंग। ठीक है ना, तो क्या होगा, डेट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द वायर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपने देखा है जब भी मैं उसके अलोंग लगाता हूँ तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है हमारे पास, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द वायर फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाली जो भी हमने पढ़ी है पीछे। चले बेहतरीन, तो देखिए हुआ क्या यंग मॉडल्स के अंदर, देखिए ये मेरे पास, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है ना, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करी इसके सरफेस के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। देख पा रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की क्या है इसकी, ये ओरिजिनल लेंथ है। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो हमारे पास थोड़ा सा लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है ना, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, इसको नीचे की साइड लगा रहा हूँ, इस वायर को एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ से मैं इसको खींच रहा हूँ। तो खींचने में क्या हो रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो रही है। चलें ठीक है, देखिए डेल एल क्या है हमारे पास, डेल एल ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारे पास कितना वायर के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। और जो यहाँ ए है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब एरिया तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कितना है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ को फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और डिवाइड बाय हमारे पास कितना लेंथ में चेंज आया है। अब चलते हैं किसके ऊपर, यंग मॉडुलस के ऊपर, स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमने लिखा है यहाँ पे फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय डी एल बाय एल। तो जब उसको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एफ एल डिवाइड बाय ए इंटू डी एल निकल के आ जाएगा। देखिए इफ द एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस बाय द लोड ऑफ मास एम, देन देखिए जब आप क्या करोगे, इफ द एक्सटेंशन इज मास प्रोड्यूस बाय द लोड, देखिए हमारे पास जब से लोड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ओ जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला निकल के आएगा एफ इक्वल टू एम जी। ये तो सबको पता है। ठीक है ना, चलें अब आगे चलते हैं। हेयर वायर आ सर्कुलर इलास्टिसिटी, बोला गया है कि भाई जो वायर है वो कैसा हमारे पास, उसकी सर्कुलर इलास्टिसिटी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसका क्वेश्चन में आएगा वो आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर आएगा। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो भाई वो क्या निकल के आएगा, सोल्व करने पर वो आएगा एम जी एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल निकल के आएगा। ठीक है, हम इसको इस वाली क्वेश्चन में इसको पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहां से यंग मॉडल्स कितना निकल के आएगा, यंग मॉडल्स निकल के आएगा आपका फाइनली एफ एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। ठीक है ना, हम एल की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर पुटअप कर देंगे, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर पुटअप कर देंगे, 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास डेल एल जो लेंथ आया वो कितना आया है, 1 एम निकल गया। तो यहाँ से साफ साफ पता चलेगा जो यंग मॉडल्स है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये रिपीट हो गई थी, इसे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यंग मॉडल्स क्या देता है, देखिए यंग मॉडल्स बताता है यंग मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड वायर यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब आपको कितनी फोर्स की जरूरत है कितने यूनिट एरिया के लिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या लगता है, वो बराबर लगता है। अब हम बात करेंगे आपके पास थोड़ा बल्क मॉडल्स की।
भाई बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब कहने का मतलब ये रेशियो होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस का और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, इसको बोला जाता है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हमने मान रखा है कंसिडर आ बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी, मतलब एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम वी है एंड सरफेस एरिया कितना हमारे पास ए है। हम सपोज करते हैं कि जो फोर्स है वो उस पर कितनी लग रही है, एफ लग रही है यूनिफॉर्मली ओवर दी होल सरफेस, मतलब सभी पे क्या लग रही है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है टू दी बॉडी एंड डिक्रीज द वॉल्यूम बाय डेल वी, मतलब उसके अंदर कितना का डिक्रीमेंट होता है, डेल वी का डिक्रीमेंट हो रहा है। चलो देख लेते हैं। देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, आपको पता है बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भाई फोर्स बाय एरिया ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है हमारे पास भाई ओरिजिनल डिवाइड बाय हमारे पास कितने का चेंज आया है, ठीक है। अभी हमने बात करी है वॉल्यूमेट्रिक बल्क स्ट्रेस की, इससे हमने पहले भी देखा था क्या होता है जब हम इसको चारों तरफ से फोर्स को लगाते हैं, जब इसको मैं चारों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस कंडीशन में, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में। देखिए एक्चुअली में हो रहा है कि भाई एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास इसके शेप में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसके जो वॉल्यूम है वो चेंज आता है जब मैं इसको चारों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ। ये क्या है, ये फोर्स है, ये क्या हमारे पास ये फोर्स कहला रही है। देखिए जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये चारों तरफ से दब रहा है, लेकिन इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन किस में चेंज आ रहा है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो इससे कहलाता है हमारे पास, ये कहला रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है ना, कहलाता है हमारे पास बल्क स्ट्रेस कहलाता है, मतलब चारों तरफ से जो इक्वल फोर्स लग रही है इज नोन एज बल्क स्ट्रेस। यहाँ लिखा भी है आपके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए नोट्स की चिंता मत करिएगा, आपको नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए अब बल्क मॉडुलस क्या निकल के आया है, देखिए बल्क मॉडुलस निकल के आया है हमारे पास माइनस का एफ डिवाइड बाय ए, उसका लिखा है हमारे पास v डिवाइड बाय डेल वी, ठीक है ना। ये हमारे पास कहलाता है बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो भाई मैं आपका f बाय ए को मैं प्रेशर भी तो लिख सकता हूँ ना, नॉर्मल प्रेशर, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है किसके द्वारा, p बाय ए के द्वारा। तो मैंने यहाँ सीधा आपका क्या लिख दिया है, p b डिवाइड बाय b लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, देखिए ये रेसिप्रोकल होता है हमारे पास बल्क मॉडुलस का और मटेरियल का, इसको बोला, इसे क्या बोला था हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। तो उसको हम लिखेंगे माइनस का डेल वी डिवाइड बाय वी लिखेंगे। इसकी एसआई नोट क्या होती है, न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, 10 -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m-1 l t-2 है। देखिए अब हम बात करेंगे आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस को, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या हमारे पास शेयर मॉडुलस, दोनों ही बात एक ही है। आप देखते हैं इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट, किस में होता है हमारे पास, इलास्टिक लिमिट्स में होता है द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब ये किस चीज का रेशियो होता है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का रेशियो होता है, जिसको मैं बोलता हूँ हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस बोला जाता है। देखिए इसको किस तरह से नोट किया जाता है, इसको नोट किया जाता है हमारे पास जी के द्वारा या इस तरह से ये एन के द्वारा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको नोटेट करते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से ये आया है। हाँ डेरिवेशन नहीं देख लेते हैं, छोटा सा, काफी छोटा, टेंशन न करिए, आपको यही याद हो जाएगा वो। देखिए हमने मान रखा है कि भाई हमारे पास एक क्यूब है जिसका जो लोअर फेस है वो फिक्स्ड लगा हुआ है, मतलब वो बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन जो टेंजेंट फोर्स है उसके काउंस वाले एरिया पे लग रही है, वो उसके अपर वाले फेस पे लग रही है, ठीक है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास, वो ए है। देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस वो कितना हमारे पास, फोर्स बाय एरिया होता है। देखिए हमने माना है जो वर्टिकल साइड्स हैं इसकी, क्योंकि वो शिफ्ट होती हैं एंगल थीटा के द्वारा, हमने पहले भी देखा था।
इसको हमारे पास क्या बोला जाता है, इसको शेयर स्ट्रेंथ बोला जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें गिवन है, वो क्या है हमारे पास जी, या इस तरह से आप एन से इसको काय बोला जाता है, वैसे इसको क्या बोला जाता है काई। तो हमारे पास बोलता है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। देखिए ये भी हमने क्यों मान रखा है। अब ये देखिए जो ये वाला एरिया है, ये मैंने इसको क्या कर रखा है, ये फिक्स कर रखा है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है मैंने, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको फिक्स कर रखा है। जो फोर्स लग रही है वो कौन सा वाले एरिया पे लग रही है, इस वाले एरिया पे लग रही है। जब इस वाले एरिया पे लग रही है तो क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ ये कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अब इसको देखते हैं ये किस तरह से ये आया है। देखिए यहाँ से आपको क्लियर कट दिख जा रहा है। देखिए मैंने जो सरफेस है जो मूव कर रहा है, मैंने उसको कंसीडर कर लिया है यहाँ पे इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ये देखिए ये आगे की तरफ ये कर रहा है, ये मूव कर रहा है। देखिए ये पहले ए था, ये ए डैश हो गया, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है ये फिक्स एरिया है। ये कौन सा एरिया है, ये फिक्स एरिया है। देखिए जो ऊपर वाला एरिया डी है, पहले डी था, जब मैंने इसको थोड़ा सा ढकेला, मतलब शेयर स्ट्रेस लगाया, तो क्या हो गया, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो गया। वो मैंने मान लिया वो कितना, वो डी डैश है। जो हमारे पास जो एरिया के अंदर ए इंटू ए डैश आया, मैंने इसको क्या माना, इसको मैंने डेल एल कंसिडर कर लिया है, ठीक है ना। और इसको मैंने इसको फिर नामकरण कर दिया है। ये एफ क्या है हमारे पास, ये फोर्स है। देखिए देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम बाय डिस्प्लेसिंग इट्स अपर फेस थ्रो डिस्टेंस ए इंटू ए डैश। देखिए ए इंटू ए क्या हमारे पास हो रहा है, वो डीएल के बराबर है। देखिए आपको पता है भाई, जो ए बी है वो ए बी बराबर है हमारे पास आपके डी सी के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ मैं सी लिखना भूल गया है, तो अभी लिख देते हैं यहाँ पे, ये सी है। क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास सी है। देखिए जो हमारे पास ए बी है वो किसके बराबर, हमारे पास वो डी सी के बराबर है। तो इसको मैं, ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास एल लेंथ के, ठीक है ना। जो हमारे पास एंगल ए बी है, जो हमारे पास एंगल, जो एंगल हमारे पास ए बी है वो किसके बराबर, हमारे पास थीटा के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमारे पास निकल के आएगा फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय थीटा, ठीक है ना। फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय ए थीटा। तो इस कंडीशन में हमारे पास निकल के आएगा जो शेयर स्ट्रेन है वो बराबर आएगा किसके, जो एंगल है वो टेन थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। इस कंडीशन में हम इसको लिख देंगे ए बी ए इंटू ए डैश डिवाइड बाई ए बी। तो यहाँ से लेंथ हमारे पास पता निकल के आ जाएगी, कितने हमारे पास लेंथ के अंदर चेंज आया, तो कितना होगा डी एल डिवाइड बाय एल निकल के आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास शेयर मॉडुलस क्या आएगा, एफ बाय ए इंटू एल बाय डी एल निकल के ये सिंपली आ जाएगा। यहाँ से शेयर मॉडुलस, हमारे पास शेयर मॉडुलस भी निकल के आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं रिलेटेड टू फिजिक्स। अब हम बात करते हैं हमारे पास पोजीशन रेशो। पोजीशन रेशो क्या होता है, ठीक है। पोजीशन रेशो क्या होता है, किस तरह से एप्लीकेबल है, और हम इसको क्या यूज करते हैं, इन सब चीज को देखेंगे। देखिए व्हेन अ वायर इज लोडेड, देखिए जब आपका वायर लोड होता है, इट्स लेंथ इंक्रीज बट इट्स डायमीटर डिक्रीज। बोला गया है कि भाई जब आपके वायर के ऊपर लोड होता है तो इस कंडीशन में आपकी बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जो उसका डायमीटर वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलें पोजीशन रेशो समझ में आ गया। जब आपका वायर पे लोड होता है तो इस कंडीशन के अंदर आपकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगी और इसका जो डायमीटर वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको भी हम देखेंगे, डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो स्ट्रेन है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर जहां मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए जो हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसको बोला जाता है हमारे पास आपका लेटरल स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन रेशो की डेफिनेशन क्या है। देखिए बताता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर द रेशो ऑफ लेटरल, देखिए रेशो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पोजीशन रेशो। मतलब इधर रेशो देखिए किस चीज का रेशो है, ये लॉन्गिट्यूडिनल, देखिए lateral strand to the longitudinal, मतलब इट इज अ रेशो ऑफ द lateral strand to the longitudinal strand, मतलब lateral और longitudinal का ये रेशो है, इज नोन एज पोजीशन रेशो। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं पिक्चरिकली, छोटी सी डेरिवेशन है ये भी। देखिए लेट द लेंथ लोड वायर इंक्रीमेंट। देखिए हमारे पास जो वायर है वो कहाँ से कहाँ इंक्रीमेंट होती है, देखिए पहले एल थी
उसके बाद कुछ चेंज आया तो कितनी होगी, एल प्लस का डी एल हो गई, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास में पहले एल थी, जैसे मैंने उसको इंक्रीमेंट करा तो वो डी एल में आ गया, जैसे मैंने उसको स्ट्रेच करा है। और देखिए जो उसका डायमीटर है वो क्या हो रहा है, हमारे पास छोटा हो रहा है। पहले डी था, उसका हमारे पास क्या हो रहा है, डी के अंदर हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको दिखाएंगे, देखिए इधर देखिए, जब देख पा रहे हैं आप तो हो क्या रहा है, देखिए ये हमारे पास डायमीटर बड़ा है, देखिए लेकिन लास्ट में जाके हमारे पास क्या हो रहा है, डायमीटर छोटा हो जा रहा है। लेकिन लेंथ में क्या हो रही है, हमारे पास लेंथ में भी हमारे पास चेंज आ रहा है, लेंथ में क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीमेंट हो जा रही है और डायमीटर हमारे पास क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड क्या होता है भाई, ओरिजिनल लेंथ कितनी है और हमारे पास कितना लेंथ के अंदर चेंज आया। और लेटरल स्ट्रैंड क्या होता है, आपको पता है भाई, ओरिजिनल डायमीटर कितना है और हमारे पास कितना डायमीटर में चेंज आया, इज नोन एज लेटरल स्ट्रैंड। देखिए पोजीशन रेशियो की मैं बात करता हूँ, अभी मैंने बताया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड डिवाइड बाय क्या होता है, हमारे पास लेटरल स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना। मैंने इसके क्या करा है, सिर्फ मैंने यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया लॉन्गिट्यूडिनल की और लेटरल स्ट्रैंड की। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब आप उसको सोल्व करेंगे फर्दर तो आपको यहाँ पता चलेगा, ये निकल के आएगा एल बाय, ठीक है ना, डी इंटू डी एल डिवाइड बाय डेल टी, ये निकल के आ जाएगा। देखिए आप छोटे से नोट्स की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। लिखा हुआ है कि भाई नोट, लिखा हुआ है नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल और जो लेटरल स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट सेंस में है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखिए ना इसकी कोई यूनिट है ना इसकी कोई डायमेंशंस है। देखिए आप कुछ देख रहे हैं पोजीशन रेशो जो हमारे पास -1 से लेकर 0 के 5 है, ये हमारे पास कैसे बेस्ड है, हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड है। यदि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो वो कहाँ से किस रेंज में आता है, वो 0 से लेकर 0.5 की रेंज में आता है। ये गलत हमारे पास प्रैक्टिकल पर्पज के लिए है। देखिए पॉइजन रेशो, देखिए पॉइजन रेशो हमारे पास क्या है, ये पॉइजन रेशो इज द कांस्टेंट प्रोवाइड मटेरियल रिमेन इलास्टिक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इन नेचर्स। देखिए हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिक और मटेरियल की। देखिए हैमरिंग एंड रोलिंग की बात करेंगे, एनलिंग की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करेंगे, देन टेम्परेचर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है इसमें आपने देखा है जब मैं थिन शीट को मैं क्या करता हूँ, रोल कर देता हूँ, ठीक है ना, थिन शीट को कर देता हूँ, उसको पतला कर देता हूँ, तो क्या होता है उसको मैं मार रहा होता हूँ, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो हमारे पास सिल्वर वाली वो होती है, सिल्वर वाली कोयल होती है। एनलिंग का आपको खुद कमेंट्स में बताना है कि क्या होता है, और टेम्परेचर की भी मैं बात करता हूँ हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज की। देखिए इसमें क्या होता है यदि कोई भी मटेरियल के अंदर क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सपोज करिए जब हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो हम उसको दोबारा उसको रिमूव किया था, हमारे पास उसको शॉप के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास इफेक्ट है किसके लिए, फैक्ट्री इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास अब इलास्टिक फैथिस की। देखिए ये क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। द इलास्टिक फैथी इज डिफाइंड एज लॉस द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कॉज ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ विच द मटेरियल सब्जेक्टेड। मतलब बोला गया है कि भाई इलास्टिक फैथी क्या है, ये अपनी, देखिए अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिपीटेशन की वजह से। इसको हम समझते हैं। और देखिए क्या होता है जब आप एक हार्डवेयर, देखिए आपका हार्डवेयर कब होगा, देखिए जब उसको आप बार बार बैंड करते जाओगे रिपीटली उसके बॉडी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो अपनी उसकी इलास्टिसिटी वो क्या करेगा, अपने लूज कर देगा, देन वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए आपने देखा है जब जो अच्छी क्वालिटी का वायर होता है वो आप उसको कितना भी बैंड कर लें वो ब्रेक नहीं होता जल्दी, लेकिन जब आप हार्ड वायर लेते हैं तो क्या होता है वो जल्दी टूट जाता है। तो क्या होता है जो टूट जा रहा है यार वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर रहा है, तो इसी चीज को बोला जाता है इलास्टिक फैथिस बोला जाता है। अब हम छोटे डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है डिफॉर्म बॉडी के अंदर, ठीक है ना। हम देखेंगे कि भाई हमारी जो एनर्जी है, मतलब एनर्जी किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है डिफॉर्म बॉडी के अंदर, चलें ठीक है। देखिए व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच, जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो मतलब आप वायर को खींचते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स कम्स इनटू प्ले, मतलब इस कंडीशन में क्या आता है, इंटर एटॉमिक फोर्स अकर हो जाती है विच अपोज द चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वायर। तो क्या करती है वो अपोज करती है जो चेंज होता है वायर के अंदर, ठीक है। हैंस वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब जो आपका वर्क है वो किसके अगेंस्ट है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की,
द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर इन इट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो वर्क डन हो रहा है हमारे पास स्ट्रेचिंग वायर के अंदर, जब हम इसको शो कर रहे हैं तो किसके अंदर हो रहा है, विद इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हो रहा है। ठीक है, हम मानते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने माना है कि भाई जो फोर्स है वो हमारे पास वो एफ है, जो हमारे पास वो लेंथ है वो एल है। लेंथ क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीमेंट होगी इस कंडीशन में, किसके द्वारा होगी, बाय डीएल के द्वारा। मतलब ये हमारे पास कितना होगा, डीएल के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी। इनिशियली हमारे पास, इनिशियली द इंटरनल फोर्स इन द वायर इज जीरो। हमने बोला है कि भाई जो उसके अंदर इंटरनल फोर्स है वो क्या है हमारे पास, जीरो है इनिशियली। ठीक है ना। व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज, देखिए जब आपकी लेंथ इंक्रीमेंट होगी बाय एल के द्वारा, जो आपकी इंटरनल फोर्स है वो भी इंक्रीमेंट होगी। कहाँ चलेगी, वो जीरो से लेकर एफ तक चलेगी। कौन सी फोर्स है हमारे पास, ये की अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास एवरेज इंटरनल फोर्स की, जो किसके अंदर हो रही है, जो लेंथ के अंदर है। वो हमारे पास डेल कितना हमारे पास वायर का, जीरो से लेकर एफ तक है। पहले इसमें कितना था, जीरो, हम इसको ऐड कर दें, हमें एवरेज निकालना है, तो एफ प्लस एफ डिवाइड बाय टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ बाय टू आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कितना हमारे पास वर्क डन हुआ है। ठीक है ना, कितना वर्क डन हुआ है, होता है हमारे पास एवरेज फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। तो आपको पता है कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, डेल एल के साथ इंक्रीमेंट हुआ है। एफ बाय टू अभी हमने देखा है कि कैसे आया। देखिए दिस वर्क डन इज स्टोर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इन द वायर। मतलब किस तरह से स्टोर हो रहा है हमारे पास क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं, यू इक्वल टू हाफ इंटू डेल एल इक्वल टू हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है ना। हम मानते हैं कि भाई ये क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, पोटेंशियल के लिए हाफ इंटू एफ इंटू चेंज इन लेंथ इंटू ए इंटू एल आ जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकल के आता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ दी वायर। मतलब भाई स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ दी वायर कितना है, तो ये क्या निकल के आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। अब हम देखते हैं और आगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी वायर और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। बोला गया है कि भाई जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वायर के लिए और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो देखता हूँ कितना आता है। तो ये वो निकल के आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिवाइड बाय वॉल्यूम, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या निकल के आता है हमारे पास, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन निकल के आता है। तो इलास्टिक लिमिट एनर्जी डेंसिटी कितनी है वो देख लेता हूँ, कितना निकल के आएगी, हाफ ऑफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर निकल के आ जाएगी। देखिए लास्ट टॉपिक है इसका, उसका क्लास ये पूरा हो जाएगा। मैं बात करता हूँ हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड की। ठीक है ना, मतलब क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की। तो देख लेते हैं पहली प्रॉपर्टी। देखिए बोला गया है, जब भी आप मेटेलिक पार्ट्स को देते हैं, मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। कहने का मतलब यही है कि भाई जो मेरे पास मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मतलब मेटेलिक पार्ट है मशीन का, तो आप उसको कभी भी क्या सब्जेक्टेड मतलब स्ट्रेच नहीं कर सकते बियॉन्ड द किसके, इलास्टिक लिमिट्स। अगर ऐसा आप करते हैं, इन केस ऑफ द मेटेलिक पार्ट ऑफ द मशीनरी सब्जेक्टेड, जब आप मतलब किसी भी कंडीशन में आप उसको रखते हैं, तो टू स्ट्रेच बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट, वो किसके बियॉन्ड होगा, वो इलास्टिक लिमिट्स के बियॉन्ड होगा। इट विल गेट परमानेंटली रिफॉर्म एंड हैम्बर इट्स वर्किंग। मतलब होगा फाइनली चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं बार बार। आपने देखा है जब जो कैंची होती है, जब हम लोहे को मेल्ट करते हैं उसके बाद हम उसको कैंची के शेप में लाते हैं, तो क्या होता है, हम उसको हैम करते हैं, मतलब वो क्या होता है परमानेंटली क्या होता है, उसी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, वो एक शेप में परमानेंटली आ जाता है, उसको हम उसको बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। देखिए आपने देखा है द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रोप्स इंक्रीज इन क्रैन to lift most heavy weight is decide the basis of the elastic limits of the rope factor of the safety। मतलब आपने देखा है जो थिकनेस वाली मटेरियल रोप होती हैं वो क्या करती हैं, क्रैन मतलब लिफ्ट कराने के काम आती हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन वो डिफाइन करते हैं कि भाई इसकी
इसकी स्ट्रेंथ कितनी है प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। और इसका फैक्टर ऑफ, हमारे पास फैक्टर क्या है, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए अब एक चीज क्वेश्चन और बनता है कि जब हम ब्रिजेस को बनाते हैं तो भीम किस तरह से लगी होती हैं, हम उसको तरह से समझ सकते हैं। आपने देखा है जो मेट्रो स्टेशन है इंडिया के अंदर, तो उसमें क्या है, आपके आई क्यूब टाइप का लगा होता है, वो किस तरह से बैलेंस को रोक पाता है। ये हमारे पास ओवर टाइप का होता है, मतलब फुल साइज का, तो ये किस तरह से हमारे पास बनता है, ये किसमें आ रहा है सब, हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इन डिजाइनिंग अ ब्रिज बीम डेट हैज टू बी डिजाइन design such that is withstand hold the falling traffic the force wind its on weights, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इन बोथ केसेस द ओवरकमिंग ऑफ द प्रॉब्लम बेंडिंग ऑफ अ ब्रिज और बीम अंडर लोड इज प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब बोला गया है कि भाई जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो बेंडिंग की प्रॉब्लम है, यस, जो लोड की प्रॉब्लम है, ये हमारे पास क्या है, प्राइम इंपॉर्टेंस है। इसको हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, बोला गया था ब्रिज और बीम शुड नॉट बेंड टू मच और ब्रेक। देखिए ये हमने कुछ चीज को ले रखा है, देखिए हमारे पास हमने एक बीम ले रखा है, कंसिडर बीम जिसकी लेंथ एल है, ठीक है ना। इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारे पास बी है, जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है हमारे पास डी है। देखिए जब आप बीम को पे लोड लगाते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, मिडल विद द लोड डब्लू, हमने एक लोड रखा है जो उसको मिडल में लटका रखा है, इट गेट्स डिप्रेस्ड बाय अमाउंट, मतलब वो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो हमारे पास देखिए वो कितना डिप्रेशन हो रहा है उसका, वो हमें यहाँ गिवन है डब्ल्यू एल क्यूब फॉर यंग मॉडुलस वाई, वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यंग मॉडुलस को, बाई बी डी, ये डी डेप्थ का क्यूब। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सिंपली ये किस तरह से डिप्रेस हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज को देखिए, ये हमारे पास इसकी ब्रेथ है, ये हमारे पास इसकी डेप्थ है, तो हमने यहाँ एक लोड लगा रखा है, तो हमारे पास देखिए कितना अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है, उस अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है। जब भी आपको निकालना है तो मतलब कितना डिप्रेस हो रहा है, मतलब कितना झुक रहा है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर निकालिए तो आपको डिप्रेशन ऑफ द बीम पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए थैंक यू, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त तक इसको जरूर पहुंचाएं, ठीक है ना। और बताएं कि हमको किस तरह से आप कौन से चैप्टर के लिए वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।